हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। दोस्तों हम इस सेशन में बात करेंगे रिकवरिंग फॉसिल्स के बारे में, निएंडरथल मैन के स्कल की डिस्कवरी के बारे में और द फेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में हम द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, रिकवरिंग फॉसिल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगता हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप पहली लाइन के पढ़े तो इट इज़ अ पैन स्टैकिंग प्रोसेस, द प्रिकाइज लोकेशन ऑफ फाइंड्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेटिंग। दोस्तों, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। मतलब आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कैसे, उनके लोकेशन के बारे में कैसे पता लगाया जाता था। मतलब जब वो मिल गए, जैसे फॉसिल्स हम पता लगा चुके कि हाँ फॉसिल से मान लीजिए, तो उस जगह को अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ होते थे। दोस्तों, आपको बुक में बताया गया है कि एक स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता था उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन का पता लगाने के बारे में, और वहीं जब वर्टिकल पोजीशन को पता लगाना रहता था तो एक ट्रायंगुलर अपैरेटस यूज़ होता था। पर दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इनकी डेटिंग, मतलब ये क्या पहचाने जाते थे कैसे कि ये कितने साल पुराने हैं, तो बेसिकली प्रोसेसेस जो दो प्रोसेसेस जो यूज़ होते हैं, उनमें से एक है कार्बन डेटिंग और एक है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। दोस्तों, बेसिकली ये दोनों सिमिलर रहते हैं, कुछ कुछ में ये डिफरेंस होते हैं, पर मैं आपको ज़्यादा ना बताते हुए इतना बता दूं कि ये बेसिकली दो प्रोसेसेस हैं जो यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अभी आप एक लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी होगी अबाउट ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक जो हैंड एक्सेस फाइंड हुए हैं। बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई उनके ऊपर कि वो कितने साल पुराने हैं और अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उनके जो डेट्स है वो इन्हीं में से एक मेथड के द्वारा यूज़ किए पता लगाए गए थे, ल्यूमिनेसेंस मेथड के द्वारा, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। दोस्तों, अगर आप इसमें से बस इतना ही जान के रखिए कि वो कैसे, उस जगह के बारे में कैसे याद रखा जाता है तो बहुत है, और साथ ही साथ इन दोनों प्रोसेस के नाम ल्यूमिनेसेंस डेटिंग और कार्बन डेटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी इसके बाद हम पढ़ेंगे निएंडरथल मैन की स्कल की डिस्कवरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊँ तो हुआ क्या था कि अगस्त 1856 में जो डसलडर्फ है, एक जर्मन सिटी है, वहाँ पे नियंदर वैली में, एक वैली वहाँ पे जिसका नाम नियंदर वैली है, तो वहाँ पे वर्कमैन जो है वहाँ खुदाई कर रहे थे लाइमस्टोन के चलते। तो सडनली हुआ क्या कि खोदते खोदते वर्कमैन को जो थे, वर्कमैन उनमें से एक वर्कमैन को स्कल और एक स्कल मिला पहले। तो स्कल स्कल मिलने के बाद जब उन्होंने और खुदाई की तो उन्हें स्कल फ्रेगमेंट्स मिले। तो ये जो चीज़ें थी उनके लिए बहुत मिस्टीरियस थी, तो उन्होंने वहीं के लोकल स्कूल मास्टर को, और जो कि नेचुरल हिस्टोरियन थे, उन्हें दे दिया, जिनका नाम था कार्ल फुलरॉट। जब वो कार्ल फुलरॉट एक नेचुरल हिस्टोरियन थे तो उन्होंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की इसके ऊपर तो उन्होंने ये पता लगाया कि वो जो थे वो मॉडर्न ह्यूमंस के नहीं थे। मतलब हम अपने आप को होमोसेपियंस कहते तो ये हमारे नहीं थे, बल्कि उससे पहले के ही समय के थे। उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टर कास्ट बनाया। प्लास्टर कास्ट से मतलब, मेरा मतलब है, अगर आपकी हड्डी उड्डी टूटी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्लास्टर कास्ट क्या होता है। प्लास्टर कास्ट आप देखते होंगे जब कि हड्डी टूटती है, क्या किसी की हड्डी टूटी हुई आपने देखी होगी, तो वो एक बैंडेज टाइप का मोटा सा लगा के आता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ रहता है, उसी को प्लास्टर कास्ट बोला जाता है। उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टर कास्ट बनाया स्कल का, सिमिलर टू, और उन्होंने एक प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी जो कि बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उन्हें भेजा, जिनका नाम था हरमन स्काफ हुसैन। सो उन्हें भी यही सेम फीलिंग आई कि नहीं, ये मॉडर्न ह्यूमंस का नहीं, तो उन्होंने दोनों ने मिल के एक जॉइंटली एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि ये जो स्कल है ये मॉडर्न ह्यूमंस का नहीं है, ये बल्कि एक ह्यूमंस का, ह्यूमंस की स्पीसीज का जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो स्कॉलर्स थे उस टाइम, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि नहीं नहीं, ये अभी टाइम की, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। पर जब जैसे जैसे उनके एविडेंस उन्होंने दिए तो स्कॉलर्स ने बाद में मान लिया कि नहीं, वो एक बहुत ही पुरानी मान की थी, और उसका नाम फिर निएंडरथल मैन नाम रखा गया। दोस्तों, आपके मन में भी ये भी होगा कि निएंडरथल मैन ही क्यों रखा गया। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आगे जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि बेसिकली जो भी फॉसिल्स जहाँ मिलते थे उसी जगह के ऊपर उनका नाम रखा जाता था। तो सिंस ये नियंदर वैली में मिले गए थे, तो इनका नाम नियंदरथल मैन नाम रखा गया था। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं, 24 नवंबर 1869 में चार्ल्स डार्विन जो थे
उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो दोस्तों उन्होंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट किया था जिसने मतलब चेंज कर दिया था इवोल्यूशन के बारे में। जो लोग पढ़ रहे थे उनको माइंड थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और उनका बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट था जो जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल से इवॉल्व किए। दोस्तों अगर कहीं हद तक देखा जाए तो ये करेक्ट बात थी, क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं कि हम ऑलमोस्ट सिमिलर टू गोरिल्लाज, एप्स, मंकीज हमारे जैसे ही है। भले वो हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, पर हम मानते हैं कि वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें और उनमें मिलती है। सो दोस्तों इसकी खास बात क्या थी कि उनके बुक की जो पहले ही दिन थे, ऑल 1200 कॉपीज जो थे वो पहले ही दिन बिक गए थे। मतलब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता था, उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। सो दोस्तों ये हम नियंत्रथल मैन और रिकवरिंग फॉसिल्स के बारे में बात कर लिए। अब हम आगे चलते हैं फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। फेजेस ऑफ एवोल्यूशन में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आज है वो द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। सो बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों कि बिटवीन 36 मिलियन ईयर्स अगो एंड 24 मिलियन ईयर्स अगो जो थे, जो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ मैमल्स थे प्राइमेट्स, वो देखे गए थे एशिया और अफ्रीका में। ऐसे दोस्तों अफ्रीका ही कहना सही होगा कि अफ्रीका में हम मानते हैं कि सबसे पहले जो थे ह्यूमन इमर्ज हुए थे, पर ये मैमल्स के सब ग्रुप थे। सो इनमें क्या क्या इंक्लूडेड थे? इनमें थे मंकीज, एप्स और ह्यूमंस। मतलब इनको बेसिकली हम प्राइमेट्स मानते हैं। सो उनमें खासियत क्या क्या थी, मतलब उनके जो बॉडी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? तो जो उनकी बॉडी हेयर थी, उन्हें उन्हें बॉडी हेयर थी और थोड़ी बड़ी थी बॉडी हेयर। फिर उनका जो जेस्टेशन पीरियड था वो भी बहुत ही लंबा था, मतलब पैदा होते के साथ ही उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ही लंबा था। फिर उनमें मेमोरी ग्लैंड्स थी। फिर अलग अलग तरह के तीत थे। तो आप अगर कोई बंदर उंदर को देखते हैं तो आप देखेंगे एक तीत, एक बड़ी एक छोटी, वही चीज़ था उस समय के लोगों में। और जो उनकी सबसे खासियत थी कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बॉडी जो था वो कांस्टेंट टेम्परेचर अपनी बॉडी में मेंटेन कर पाते थे, जो कि सबसे खास बात थी उनकी। फिर दोस्तों उसके बाद जो थे बिटवीन 24 मिलियन ईयर्स अगो एंड 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, जो सब ग्रुप जो थे प्राइमेट्स के वो इमर्ज किए, जिनका नाम हम बोलते हैं होमिनॉइड्स। सो जो होमिनॉइड्स जो थे वो प्राइमेट्स, यानी कि अगर हम एग्जांपल लें मंकी, तो वो बहुत ही अंतर था उनमें। जैसे कि उनके पास जो था लार्जर बॉडी था और पूंछी नहीं थी। जैसे कि हम देखते हैं तो बंदर के पास पूंछी होती है मंकी के पास, पर जो होमिनॉइड्स जो कि नए आए थे, सब ग्रुप जो थे प्राइमेट्स की, उनके पास पूंछी नहीं थी। उनके पास एक लार्जर बॉडी, मतलब वो साइज़ में थोड़े बड़े थे। और लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फैंट डेवलपमेंट था, मतलब उनकी डेवलपमेंट जो थी बहुत ही तेज़ी से रही, इन्फैंट डेवलपमेंट। ये सब खासियत थी होमिनॉइड्स की। और फिर उसके बाद आए होमिनीड्स। होमिनीड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर देखा जाए तो एक टाइप से हम ही होमिनीड्स है। सो वो कब इमर्ज हुए? वो बिटवीन 5.6 मिलियन ईयर्स अगो एंड 1.8 मिलियन ईयर्स अगो इमर्ज हुए थे। दोस्तों ये कहना सही नहीं हो कि हम होमिनीड्स हैं, पर हम उनके एक बेटर वर्जन है। सो जो होमिनीड्स जो थे वो इवॉल्व किए थे होमिनॉइड से ही। सो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी थी और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो होमिनॉइड्स थे, होमिनॉइड्स में उनका ब्रेन जो था वो बहुत ही छोटा था, मतलब दे हैव ए स्मॉलर ब्रेन साइज। और जो होमिनिड्स थे उनका ब्रेन साइज बहुत ही बड़ा था, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बड़ा है तो अभी डेवलपमेंट हुआ समय के साथ साथ। फिर जो होमिनॉइड्स थे वो क्वाड्रोपेड्स थे। मतलब क्वाड्रोपेड्स जब मैं कहता हूँ, मतलब वो चार पैरों पे चलते थे। जी हाँ दोस्तों, चार पैरों पे चलते थे। और जो होमिनिड्स थे उनका जो था वो अपराइट पोस्चर था, बाइपेडल लोकोमोशन था। बाइपेडल लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर, मतलब अपराइट पोस्चर जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब वो सीधे थे। और बाइपेडल लोकोमोशन था मतलब वो दो टांगों पे चल सकते थे अपने। दे वर एबल टू वॉक ऑन देयर 2 फीट्स। दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट देम। फिर उसके बाद बात करें जो होमिनॉइड जो थे, सबसे खास बात यही थी कि होमिनॉइड जो थे उनके पास फ्लेक्सिबल फोर लिम्स और नहीं, फ्लेक्सिबल फोर लिम्स थे बस।
मतलब अगर हम फोर लिम्स की बात करें तो ये उंगलियां के पास जो थी वो बस फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके पास। तो दोस्तों अगर आप अपना ये पूरा हाथ ही नहीं मोड़ सकते तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या फ़ायदा। सो ये सब चीज़ें उनसे अलग करती थी होमिनिड्स से। होमिनिड्स जो थे उनके पास जो फ्लेक्सिबल हैंड्स थे, लेग्स था जो फ्लेक्सिबल था, फिंगर्स जो थे पूरे फ्लेक्सिबल थे। सो अगर हम डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहीं से जो सिलसिला था डेवलपमेंट का वो बेसिकली शुरू हुआ। होमिनिड्स के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ मोस्ट डेवलपमेंट होमिनिड्स के बाद से हुआ। अब वो क्या हुआ उनके साथ कि अगर उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो अपराइट पोस्चर था, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, उनका विजुअल सर्विलियंस जो था वो भी बढ़ गया। तो उसके बाद वो आराम से टूल्स बना सके, एनिमल हंटिंग कर सके, क्योंकि उन्हें बहुत चीज़ों की दिक्कत नहीं हो पा रही थी। अब सीधे चलने से वो तेज़ भाग सकते थे, ज़्यादा दूर तक भाग सकते थे। उनके पास जो मस्कुलर पावर था वो भी बढ़ गया था, क्योंकि अब वो अपने दोनों हाथों से चीज़ें उठा सकते थे और वो भी ज़्यादा डिस्टेंस जा सकते। उनका विजुअल सर्विलियंस बढ़ गया था। अब वो कोई भी एनिमल को हंट कर सकते थे अपने हाथों से, टूल्स की मदद से। सो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आए थे ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो। सो जो होमिनिड्स जो था वो फर्दर सब डिवाइडेड था इनटू ब्रांचेस नोन एज जेनस, जिसके मतलब उन्हें जेनस कहा जाता था, जिसके हमें ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो पता है, ये दो स्पीशीज पता है। ईच ऑफ दिस इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीशीज। दे वेर मतलब इसके अलावा भी कुछ कुछ स्पीशीज थे, पर हम बेसिकली इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं अभी। सो major differences between Australopithecus and Homo were relating to their brain size, jaws and teeth. जो बेसिक डिफरेंस था उनमें उनका ब्रेन साइज था, जॉज और टीथ था। सो जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे उनका ब्रेन साइज स्मॉल था, उनके जो जॉज थे वो बहुत ही हेवियर थे एज कंपैरिजन टू होमो। उनका जो टीथ था वो बहुत ही बड़ा था। और वही अगर बात की जाए होमो की तो उनका जो मतलब जो उनका ब्रेन था वो बड़ा था एज कंपैरिजन टू ऑस्ट्रोलोपिथेकस। उनका जो जॉस था वो लाइटर था और जो टीथ थी उनकी छोटी थी और शार्पेन थी थोड़ी। और ऑस्ट्रोलोपिथेकस अगर हम इस नाम की बात करें कि कहाँ से आया, तो एक लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीनिंग सदर्न और एक ग्रीक वर्ड पिथिकस मीनिंग ईप, जो कि इसे बनाता है सदर्न एप, क्योंकि ये साउथ मतलब सदर्न सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फाइंड हुआ था, इसलिए इसका नाम सदर्न एप रखा गया, जिसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस यूजिंग लैटिन एंड ग्रीक वर्ड पढ़ा इसका नाम। और वही होमो की बात की जाए तो इसको होमो का लैटिन वर्ड है, होमो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है मैन। दोस्तों सबसे आश्चर्यचकित की बात यह है कि उस टाइम वुमेन भी थी, पर उन्हें इन्फीरियर माना गया था। क्योंकि अगर हम बात करते तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठती होगी ज़रूर से ही कि वुमेन के नाम पे क्यों कुछ नहीं रखा गया, वुमेन को क्या कंसिडर नहीं किया जाता है इम्पोर्टेंट। नहीं दोस्तों, कंसिडर तो किया जाता है, पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था सेवरल टाइप्स ऑफ होमो, इसलिए उन्होंने बेसिकली मैन पे ज़्यादा ध्यान रखा था। अभी भी हम देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में डिफ्रेंशिएशन होता है बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए हटाइए, उसकी बात हम नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम एंड में एक्चुअली सो उन्होंने बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ होमो में डिस्टिंग्विश किया था, उसके बाद उन्होंने उसका नाम रखा था। सो अब अगर हम बात करें कि इनके जो नाम पड़े वो कैसे पड़े और इन कहने कैसे इन्हें नाम मतलब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्हें कैसे नाम देते हैं। जो फॉसिल्स है वो क्लासिफाइड होते हैं होमो हेबिलिस सबसे पहले। होमो हेबिलिस हम बोलते हैं जो टूल मेकर। और फिर अगर बात करें अपराइट मैन, होमो इरेक्टस को हम अपराइट मैन बोलते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ में कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि जब मैंने होमिनिड्स बोले तो वो टूल्स भी बना सकते थे, वो सीधे भी थे, तो क्या वो दोनों थे? हाँ दोस्तों, वो एक्चुअली वो दोनों थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनमें भी मतलब कई तरह के लोग थे या कई तरह के स्पीसीज या जो भी बोले। सो उनमें से कुछ है होमो हेबिलिस हम बोल सकते हैं और कुछ अपराइट मैन बोल सकते हैं। जनरली अगर हम होमो हेबिलिस बोले तो हम उन्हें होमिनॉइड्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि होमिनॉइड्स भले वो क्वाड्रोपेट्स थे, चार टांगों पे चलने वाले,
पर ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया होगा या कोई तरह के टूल, या टूल अगर नहीं बोले, या कुछ और तरह की कुछ डिस्कवरी नहीं की होगी उस टाइम, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जी नहीं पाते थोड़े लंबे समय के लिए। सो अगर हम होमो हैबिलिस बोले तो हम होमिनॉइड्स को बोल सकते हैं, और अगर हम होमिनिड्स की बात करें तो हम उन्हें होमो इरेक्टस बोल सकते हैं। और जो तीसरा है वो है द वॉइस, मतलब जो चतुर और जो ज़्यादा सोच सकता है उन्हें हम बोलते हैं द होमो सेपियंस, जो कि हम हैं मॉडर्न ह्यूमंस। मॉडर्न ह्यूमंस किसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। सो दोस्तों, इस टॉपिक में हमने पढ़ा फेसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। फिर हमने नियंत्रथल मैन की स्कल की डिस्कवरी के बारे में बात की, और हमने रिकवरिंग फॉसिल्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में बात की। दोस्तों, अभी इससे पहले कि मैं इस सेशन का अंत करता हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जल्दी मैं एक सेशन करने वाला हूँ जिसमें एक काउंसलिंग टाइप का, बेसिकली मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ थोड़े टाइम में, जिसमें जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली होगा कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, अभी से ही वो क्या तैयारी कर सकते हैं। अगर वो क्लास 11, क्लास 12 या क्लास 10th में हो, वो क्या तैयारी कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं अभी से, ताकि वो अपने इस अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें। सो दोस्तों, स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। आप उसे बेशक पसंद करेंगे, प्लीज़ उसे देखिएगा। जिनके भी मन है कि वो पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू क्लियर द यूपीएससी एग्ज़ाम्स, आई चैलेंज यू। So, friends, this was all about this session, these topics. Hope you like it. Please share it. And if you have any doubt, please comment. I will surely reply to you. So, thank you, friends. And yes, stay tuned for the UPSC video and stay tuned for the next part of these videos. So, thank you.